सारा क्या है इजी, कैपिटल गेन इजी है, पीजीबीपी इजी है, सैलरी इजी है, इनकम ट्रांसमिट इजी है, हार्ड क्या डेढ़ हफ्ता दूर था ना, सब इजी है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है हार्ड होते जा रहा है ना, जैसे एग्जाम सामने आ रहा है वैसे वैसे हार्ड होते जा रहा है। पेपर लिखेंगे तो फिर तो भूल ही जाएंगे ना एक एक चैप्टर कम से कम दो दो बार तो करा ही रहे हैं, है ना, दो दो बार तो हो ही रहा है सारा चैप्टर, और क्या चाहिए जिंदगी में। हेडिंग बना कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हम ज़्यादा डिस्क्राइब करने नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम पर्पस के लिए बता रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। मतलब वो सब जो है वो पहले पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कैपिटल एसेट्स क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बताए थे थ्योरी वगैरह में, ठीक है। अब भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या आएंगे सम्स। तब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अगर बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा, दो ही चीज़ है, या तो बिल्डिंग बेचेगा या तो अपना शेयर भी बेचेगा, जिसमें देख लेगा कि बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स टाइप का चीज़ बेच रहा है, अपना संपत्ति बेच रहा है, समझ जाना वो क्या है कैपिटल गेन, ठीक है। अब देखो कैपिटल गेन का सम्स बनाने के लिए तुमको इंडेक्सेशन चाहिए सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन में इंडेक्सेशन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में इंडेक्सेशन तुम्हारा अवेलेबल रहेगा। कॉलेज वॉलेज में एग्जाम हुआ होगा तो तुमने देखा भी होगा, अगर किसी का कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया होगा तो उसमें इंडेक्सेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। बट अभी इंडेक्सेशन कहाँ से मिलेगा, गूगल से, फ़ोन है सबके पास, अपना इंडेक्सेशन निकालो फटाफट। हाँ तो लिखा हुआ है तो सबसे बेस्ट है, जिसको जो ठीक लग रहा है, अगर लिखा हुआ है तो निकाल लो, अगर लिखा हुआ नहीं है, अरे तो लिखा हुआ है फोटो ही खींच लेना, क्या गूगल वूगल मारेगा, लो फोटो ही ले लो, लिखा होता है इतना मुश्किल से लोग लिखा है, फोटो निकाल लो, तो फोटो ले लो, फोटो लो और फटाफट स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। स्कैनर सबके हाथ में है, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, एक एक करके सम स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे 1, तुम बनाएगा 2, ठीक है। बाद बाकी सारे क्या दे देंगे होमवर्क। चलो निकालो, रेडी, सुनो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में देखो, शेखर, याद आया, दिखा, शेखर फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, मिला सबको। अब शेखर जो है वो देखो ऊपर में क्या दिख रहा है, बिल्डिंग, और क्या दिख रहा है, शेयर्स, यानी कि अपना बिल्डिंग बेचेगा और एक बार अपना शेयर्स बेचेगा, तो समझ में आ गया कैपिटल गेन है। अब जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन रहेगा ना तो वो पक्का या तो ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ रहेगा कि वो बिल्डिंग या फिर शेयर्स खरीदा कब था और बेचा कब है। पक्का बात है, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तभी बनेगा जब वो बेचेगा 21-22 में, क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है 21-22, अगर इसके अंदर वो नहीं बेचा तो फिर तुम्हारे लिए वो सम से बेकार हो जाएगा। तो हमेशा सेल जिस ईयर में सेल करेगा वो कौन सा ईयर होने वाला है, 21-22 हमेशा होगा। ईयर ऑफ परचेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले देखो बिल्डिंग दिख रहा है, हम बिल्डिंग करेंगे, तुम लोग शेयर्स करना, ठीक है। फिर तो हम बिल्डिंग, तुम लोग शेयर्स। चलो बिल्डिंग करने के टाइम फटाफट मेरे को क्वेश्चन में देखना है। अच्छा सुनो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है पहले वो बता देते हैं क्योंकि वो जरूरी है। एसेट्स को टैक्स बोलता है, तुम अपना कोई भी एसेट्स बेचो, ठीक है। एसेट्स अगर तुम बेचेगा मेनली क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो अगर तुम अपना एसेट्स बेच रहा है तो ज्वेलरी भी हो सकता है, ज्वेलरी, बिल्डिंग, शेयर्स, ये 3 चीज़ ही देता है। अगर ये 3 चीज़ में से तुम कोई भी बेचा सीयू के लिए, ऐसा होता है 5 कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। तो अगर तुम ये सब चीज़ बेच रहा है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन का प्रोविजंस लगेगा, उसके ऊपर तुमको कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कैपिटल गेन होता है वो मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो भी एसेट्स होता है, ठीक है। अगर तुम एसेट्स खरीद रहा है, सपोज लिस्टेड शेयर्स है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब मतलब शेयर्स वेयर्स इस टाइप का अगर तुम शेयर्स खरीदा है तो तुम्हारा 12 मंथ देखा जाएगा कि ये सब चीज़ अगर तुम खरीदा है तो कितना महीना, 12 महीना। अगर मान लो हम खरीदे थे जनवरी में, बेच दे रहे हैं मार्च में,
तो कितना महीना हो गया, जनवरी में खरीदे, मार्च में बेच दिए, तो बेसिकली 2 या 3 महीना हो सकता है। तो अब इसमें क्या होगा, 12 मंथ से कम है ना, तो कौन सा नियम लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर तुम कोई ऐसा शेयर्स खरीदे हो जो तुम 12 महीना के बाद बेच रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, बिल्डिंग है, तो कितना महीना देखा जाएगा, 24 मंथ, ठीक है। अगर 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक। और अदर एसेट्स, मतलब ऊपर में जितना कभी बात किए उन सबको छोड़ के अगर कोई एसेट्स का बात करता है तो कितना मंथ देखा जाता है, 36, ठीक है। बाद बाकी सब क्या देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, बिल्डिंग। तो बताओ बिल्डिंग देखो तो खरीदा कब है, कब खरीदा था, देखो एक्विजिशन मतलब मालूम है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या होता है, खरीदना। एक्विजिशन मीन्स खरीदना, देखो तो कब खरीदा है वो, और बेच कब रहा है। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग कितना महीना देखते हैं, 24, तो ये 24 महीना है या नहीं है, ठीक है। 24 महीने से ज़्यादा है तो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अब तुम मेरे से ये पूछ सकता है, आप डिफरेंस तो बताइए पहले, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में समझ तो जाएंगे कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, लेकिन डिफरेंस तो कुछ होता होगा तभी ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है। इसमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, इसमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता है, याद रहेगा। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का फ़ायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं होगा, याद रहेगा सबको। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। चलो फॉर्मेट टर्न, सब बताएंगे, चाप मतलब सब बताएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, particulars, details, amount, particulars, details, amount, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस, देखो तो कितना में बेचा है, 6,25,000, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बेचा, 6,25,000 माइनस एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, मतलब बेचने के लिए अगर कुछ खर्च किया है तो, जैसे ब्रोकरेज आता है इसमें जनरली, ठीक है, ब्रोकरेज और कमीशन। तो मेरा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, अगर बोलता तो माइनस करते, तो ये फाइनली कितना आएगा, 6,25,000। मेरे साथ ही रहना, 6,25,000 पहुंचा सब। अब इसमें से माइनस होता है, ये लॉन्ग टर्म है ना, तो इंडेक्सेशन का फायदा होगा, तो लिखेंगे माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाओ फटाफट और देखो कि ये जो घर था, ये घर खरीदा कब था, कब खरीदा था वो देखो, 3/5/2010। कितना में खरीदा था वो देखो, 3,50,000। यहाँ पे हम लिखे 3,50,000, सब मेरे साथ है ना, 3,50,000। पीछे हो जाओगे तो बोलना, वैसे हम फास्ट कर नहीं रहे, अगर तुम इससे स्लो है तो इसका मतलब तुम वही है 1 नंबर का। 3,50,000 लिखा, इनटू ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में आएगा इंडेक्सेशन तुम्हारा 21-22 का, जो ईयर चल रहा है, तो 21-22 का इंडेक्सेशन देखो फटाफट कितना है, 317 मिला सबको, तो ऊपर में कितना लिखेंगे, 317 लिखा सर, 317।
और नीचे कौन सा ईयर का इंडेक्सेशन होगा, जिस ईयर में तुम खरीदा था, 10-11 तो 10-11 167 3-5। अच्छा एक बात और, वैसे हाँ मालूम तो होना चाहिए हम लोग का ईयर हमेशा स्टार्ट कब होता है, अप्रैल में, ख़त्म कब होता है, मार्च में। अगर तुम्हारा कोई भी डेट अप्रैल से दिसंबर के बीच में दिख रहा है, कोई भी डेट हो अप्रैल से दिसंबर, तो आगे जाना है। मतलब अप्रैल से दिसंबर कोई भी डेट बोलो, जैसे हम बोले 5 जून, इसी के बीच में आएगा ना, 5 जून 2018 बोला, तो हम कौन से ईयर का इंडेक्सेशन देखेंगे, 18-19, ठीक है। या फिर अगर बोलेगा मेरा डेट मान लो 31 दिसंबर 2018, तो भी तो इन दोनों डेट के बीच में ही आ रहा है, तो भी क्या बोलेंगे, 18-19, ठीक है। तो 18-19 फिर भी आएगा, ठीक है। अब अगर कोई भी डेट जनवरी से मार्च के बीच में आ जाए, जैसे मान लो बोला 12 फरवरी 2018, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 17-18, पीछे की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे, तो ये तो कितना तारीख है, 3/5/2010, तो 3/5/2010, तो ये तो इसके बीच में आ रहा है, मई है ना, तो आगे की तरफ जाएंगे, यानी 10-11 का देखना है, ठीक है। तो 10-11 का इंडेक्सेशन देखो कितना है, 167, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 167, देखो कैलकुलेशन करके कितना, 664371, और क्वेश्चन में तो और कुछ है नहीं, देखो कितना आ रहा है। हाँ माइनस में ही आएगा, मतलब लॉस आएगा, लॉस LTCG कितना, प्लस माइनस करके देखना कितना आ रहा है, 39371, ये लॉस है, तो लॉस आ गया 39371, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत है जिंदगी का, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में किसी को कोई दिक्कत है, जिंदगी का छोड़ के पढ़ाई लिखाई में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक। तो ये हम तुमको क्या बना दिए, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को छोड़ के अब तुम क्या बनाएगा, शेयर्स, फटाफट बनाएगा, फटाफट टकाटक, जल्दी बनाओ, ठीक है। 346 आया सबका, 346 भी क्या है, लॉस आया है ना। अब सुनो, प्रॉफिट आया, ओके। तो अब याद करो, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। याद है, बड़ा भाई छोटा भाई को याद है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ अपने से एडजस्ट होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये लॉस है, और दूसरा में प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कितना का, सिर्फ 346, तो एडजस्ट तो हो ही सकता है, दोनों तो लॉन्ग टर्म है। तो लिखो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसमें से 346 माइनस कर दो। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 39371 लॉस था ना, और दूसरे में 346 का गेन है, तो माइनस करके देख लो, माइनस करके एडजस्ट लिख दो। हाँ 39023, 39023, देखो माइनस ये आ रहा है ना, 39023 25, हाँ 5 ही तो आना चाहिए, 39025, ठीक है, लिखा सर। अच्छा भैया, अगर हम लोग नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकालना भूल गए तो दोनों में सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दिए, ऐसे नॉर्मली मार्क्स नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर काटने वाला चाहे तो 1 मार्क्स काट सकता है, तो हम मौका ही क्यों दे किसी को मार्क्स काटने का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। कैपिटल गेन का एक नियम हम लोग सीख गए, ये क्या है, ये एकदम नॉर्मल वाला सम्स है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सम्स अगर आया तो इस टाइप का आएगा। अच्छा दूसरा बात, टैक्स बोलता है, देखो अगर तुम इंडेक्सेशन अगर देखेगा तो तुमको इंडेक्सेशन कहाँ से मिल रहा है, 2001-2 से मिल रहा है, ठीक है। इंडेक्सेशन कहाँ से स्टार्ट है, 2001-2 से, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 2001-2 से पहले हम कुछ खरीदे हो।
मेरा मान लो मेरा बर्थ तो 1992 में है, तो 1992 में हम पैदा हुए। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे नानी, मेरी दादी सब बहुत खुश, और सब का सब मेरे को कोई सोना का गला का दिया, कोई सोना का हाथ का दिया, कोई सोना का पैर का दिया, ठीक है। हाँ, सिर्फ सोना सोना कर दिया, पूरा बॉडी में पूरा सोना सोना, पीला पीला सोना, ठीक है। अब पूरा का, अरे हंसने का क्या है, पीला ही तो होता है सोना, ठीक है। तो हाँ, गोल्ड, वही गोल्ड, हाँ पप्पू लहरी की तरह, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, तो हाथ में क्या आ गया, पूरा का पूरा सोना, लेकिन ये कब का है, और हम आज के डेट पे मान लो इसको हम बेचना चाहते हैं, हो गया, हंस लिया। अब सम बनाए, देखो अगर हम ये 21-22 में बेचें तो ये जो डिफरेंस है बहुत बड़ा, उस टाइम पे सोना का दाम तो काफ़ी कम होगा, आज हम बेचेंगे तो हमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है। सुनेगा ध्यान से, मजाक के टाइम मजाक, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। देखो इधर 21-22 में जब हम इसको सेल करेंगे तो ये जो सोना था ये मेरा खरीदा हुआ नहीं था, ठीक है, मेरा खरीदा हुआ तो नहीं था, लेकिन नानी दादी सब खरीदी तो होगी, तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कुछ तो हुआ होगा। तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट होता है वही मेरा क्या माना जाएगा, कॉस्ट। पहला बात, अगर गिफ्ट या फिर इनहेरिटेंस में किसी को कुछ मिलता है तो जितना कॉस्ट प्रीवियस ओनर का होता है वही वाला कॉस्ट उसको मान लिया जाता है प्रेजेंट ओनर का, ठीक है। लेकिन ये 1992 का बात है, तो मेरे को जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इनटू करेंगे, जैसे तुम लोग अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इनटू कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ऊपर में क्या लिखेगा, लेकिन नीचे में तो मेरे को कौन सा ईयर का इंडेक्सेशन चाहिए, 1992, लेकिन 1992 का इंडेक्सेशन तो मिल नहीं सकता। उस केस में इसी ज्वेलरी का 2001-2 में एक मार्केट वैल्यू दिया हुआ मिलेगा तुमको क्वेश्चन में। हमेशा मार्केट वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वैल्यू ही ले लिया जाएगा। नियम है कि कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर, ठीक है। अगर तुम्हारा मार्केट वैल्यू हाइयर है तो वो ले लेंगे, कॉस्ट हाइयर है तो वो ले लेंगे। ये ऑब्वियस सा बात है, मार्केट वैल्यू ही हाई रहेगा। 99.99 केसेस तुमको मार्केट वैल्यू ही हाई मिलेगा। तो हम लोग मार्केट वैल्यू को लेके ही कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। और डिवाइड कितना से हो जाएगा, 100। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मार्केट वैल्यू। याद रहेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मिस्टर मित्रा furnishes the following particulars for the previous year 21-22. He sold his residential house, मिला सबको। He sold his residential house on December 15, कौन सा ईयर, 21, for rupees 7,70,000। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 7,70,000। He purchased the house on March 2, 1998। तो 2001-2 के पहले मिल गया। अब मेरे को मार्केट वैल्यू एक दिखना चाहिए, कितना में खरीदे थे, 75,000। अब क्वेश्चन में देखो मार्केट वैल्यू दिख रहा है, बन पाएगा। अच्छा, हम लोग उतना फॉर्मेट में मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे फटाफट रफ हैंड से ड्रॉ करो लाइन, ज़्यादा सजाने का जरूरत नहीं है। लाइन ड्रॉ करो, ऐसे गंदा बनाओ, गंदा में ही कमल खिलता है। लाइन डालो फटाफट, लिखा, ऐसे लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। घर जाके फिर से सारा बना लेना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा, कितना लिखेगा बोलो फटाफट, 7,70,000 लिखा। क्या एक्सपेंस इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर है, नहीं है, तो माइनस करे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना।
तो माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ कितना लोगे? बोलो 1,50,000। तो 1,50,000। जो नहीं बोल रहा है सुन लेगा, सब बोलो मुंह से। 1,50,000 लिखा, डिवाइड इनटू कितना लिखेगा ऊपर में? 317। गुड। डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन करो। 4,75,000 माइनस कर पाएगा? देखो माइनस करके कितना आ रहा है? 294,500। ठीक है, 2,94,500 आया सबका? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो बी नंबर फटाफट तुम खुद से करेगा। फटाफट बी नंबर। देखो शेयर्स वाला बात है, ठीक है? 12 महीना चेक करेगा कि नहीं लिखने का जरूरत नहीं है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? अगर रहेगा तो वो लिख देना। बी नंबर बनाओ फटाफट, बी नंबर जल्दी, गंदा से बनाओ, गंदा से लाइन वाइन रफ हैंड से ड्रॉ करो। 555 बोल रहा है, 555 मतलब 5,551 ये लॉस है, और ये क्या है? ये प्रॉफिट है। ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म, दोनों लॉन्ग टर्म है ना? एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? तो नेट निकाल दो। 288,949 एडजस्ट करने के बाद कर दो फटाफट। नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दो, माइनस कर दो, ठीक है? ये हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आया क्वेश्चन नंबर 3 पे सब? देखो क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर वाई, अ रेसिडेंट ऑफ कोलकाता, सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 25 जून 2021 फॉर ₹50 लाख। ही हैड परचेज दिस हाउस, कब खरीदा था घर? 2006 में, मतलब लॉन्ग टर्म है। कितना में खरीदा था? 2,40,000 में। और फिर उसके घर पे कुछ कुछ खर्च भी किया है। तो जब तुम कोई एसेट्स खरीदते हो, सुनो ध्यान से, तुम जब कोई एसेट्स खरीदते हो और उसके ऊपर कुछ खर्च करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट, ठीक है? ज्वेलरी में भी होता है, मतलब तुम ज्वेलरी खरीदा फिर उसके ऊपर डायमंड लगवा दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सब सारा का सारा खर्च को बोला जाता है इम्प्रूवमेंट। इसका भी इंडेक्सेशन मिलता है, ठीक है? इसका भी इंडेक्सेशन मिलेगा। जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन होता है, वैसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी कैलकुलेशन होगा। कोई दिक्कत? चलो समझ करते हैं। तब कितना में बेचा है? 50 लाख। लो लाइन ड्रॉ करो फटाफट, लाइन ड्रॉ करो। हो गया? लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख। एक्सपेंस इन कनेक्शन ट्रांसफर है? नहीं है, छोड़ दो। माइनस क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो तो फटाफट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000 इनटू कितना होगा? 317 बाई 2006-07 का। 2006-07 का कितना? 122। देखो कितना आता है? 623,606। राउंड ऑफ करके 7 हो रहा है। 623,607 बोल रहा है।
5 है सब। कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? क्लास में बिना ये सब कैलकुलेटर नहीं चलेगा। माइनस एग्ज़ाम है, फ़ोन में कैलकुलेटर है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधर जाओ अब, ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गया है। पता चला एग्ज़ाम में नंबर खोज रहा है कैलकुलेटर में कि 2 कहाँ है 3 कहाँ है, उसमें निकल जाएगा आधा घंटा। इम्प्रूवमेंट देखो तो कितना खर्च किया था घर पे? 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 317, कौन सा ईयर में किया था इम्प्रूवमेंट देखो तो? 2007-8 में, तो 129। देखो सॉल्व करके 393178। अब इन दोनों का ऐड करो, ऐड करके 1016785 माइनस कर दो 3983215। ठीक है, ये क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना इजी क्वेश्चन दिया था ना। इसमें एक और चीज दिया ना वो, और कुछ बोला है? परचेस किया है। हाँ, अगर तुम कोई भी घर ना खरीदे हो, मतलब सॉरी कोई भी घर बेचे हो, क्या बेचा था ये देखो तो? घर ही बेचा था ना। घर खरीद के, घर बेच के घर खरीद रहा है। ठीक है, घर खरीदा, घर बेच के, मतलब पहले हम घर बेच देंगे, पैसा आएगा। जैसे इसको टैक्स कितना के ऊपर देना है? 39,83,250। बट इसके हाथ में पैसा तो इतना ही होगा, 50 लाख। अब ये इतना खर्च कर सकता है नया घर लेने पे। अगर कोई नया घर लेता है तो फिर उसको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, कितना का डिडक्शन मिलेगा? जितना का नया घर है। तो नया घर कितना का है देखो तो? 7 लाख। तो इसमें लिखेगा माइनस डिडक्शन। कितना का है? 7 लाख। 7 लाख। अगर सेक्शन की बात करें तो इसका अंडर सेक्शन है 54, सेक्शन 54, घर बेच के घर खरीद। पहले 54 है, फिर 54B है, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, 54 है, 54B है, 54EC है, अलग अलग सेक्शन है। वेल तुम लोगों का यही है, घर का ही आएगा। अगर आएगा तो माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30। ठीक है, ये वाला केस डिडक्शन जो है बस घर बेच के घर खरीदेगा तो सेक्शन 54 है। और कुछ और खरीद सकता है, तुम जमीन बेच के भी घर खरीद सकता है। नहीं, घर खरीद के सोना ले लिया कार भी हाँ, 54EC मिलेगा ना। 54EC में नेट कंसिडरेशन, उसका एक फॉर्मूला है, नेट कंसिडरेशन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। मतलब नेट कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय जो नेट कंसिडरेशन है। मतलब अगर तुम्हारा एक्सपेंस इन कनेक्शन ट्रांसफ़र है तो वो माइनस, लेकिन वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं, इसलिए हम फालतू बता के तुमको कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहते। ठीक है, एकदम सिंपल रख रहे हैं। अभी उसमें जो हम लोग मतलब 2000 से पहले जो लेते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ तो नहीं मिलता ना। हाँ, अगर तुम्हारा जैसे 2001-2 के पहले भी तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट वो तुम्हारा नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसमें उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगा अगर 2001-2 के पहले का इम्प्रूवमेंट है तो। ठीक है, लेंगे ही नहीं। अच्छा, ये कितना नंबर कर लिए? क्वेश्चन नंबर 54 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 4 नंबर तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रोकरेज है, करो। क्वेश्चन 5 खुद से करो तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। शॉर्ट टर्म भी सुना लग रहा है। अच्छा सुनो, कितना आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बोलो, फाइनल आंसर बोलो कितना है? 1267 आया सबका? ना ना, 1-2 रुपया इधर उधर हो गई पॉइंट की वजह से, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
ये हम लोग कितना नंबर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन आज तक ऐसा किया नहीं है कभी सीयू, ठीक है, करेगा भी नहीं, और फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन कितना भी घुमाए तुमको एक सेलिंग प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे ये बोला कि घर अर्थक्वेक में टूट गया, तो इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलेगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जितना रुपया तुमको मिल रहा है। बाद बाकी जैसे कैलकुलेशंस होता है वैसे ही होगा, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, सरकार जबरदस्ती तुम्हारा घर खरीद लिया तुमसे, सरकार को कुछ बनाना था रेलवे, तो सरकार से जो पैसा तुमको मिलेगा वो क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसके ऊपर अलग अलग बात भी होता है, इनहैंस्ड कंपनसेशन भी होता है। तुमको लग रहा है कि हमको कम पैसा मिल रहा है, तुम केस कर सकता है, कोर्ट फिर बोलेगा, ऑर्डर देता है कि हाँ इसको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, ये वो वगैरह होता है, बट उतना घुमा के समझ तुम लोगों को नहीं देता है। अब रिवीजन करा रहे हैं तो हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता, तो जरूर बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी थे, कितना भी घुमाए, क्वेश्चन में एक बात तुमको साफ दिखेगा कि तुम्हारे हाथ से कोई एसेट्स जा रहा है और उस एसेट्स के बदले तुम्हारे हाथ में पैसा आ रहा है। कैसे भी पैसा आए, जो पैसा आएगा वो क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तभी वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा, वरना वो आ ही नहीं सकता। और हमेशा ऐसा बोलेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के कुछ भी बोले, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हम तुमको कौन सा नंबर करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब कैपिटल गेन का बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्या क्या चल जाएगा, कर लेगा, कब तक, कल तक, गुड। हाँ इसमें 20 सीटों दिख रहा है ना, ठीक है। ये 20 टू सम तुम लोग क्या कर लेगा, होमवर्क। हो ही सकता है छोटा मोटा कोई अगर दिक्कत आता है तो हम तुमको बना देंगे, ठीक है। हेडिंग बना लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हेडिंग क्या बन गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता क्या है, कोई भी ऐसा इनकम, अभी तक हम लोग 4 हेड सीख चुके हैं। सबसे पहले सीखे हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद सीखे थे सैलरी, उसके बाद सीखे थे पीजीबीपी, उसके बाद आज क्या देखे, कैपिटल गेन। तो 4 हेड के अंदर जो जो इनकम नहीं आया है वो सारा का सारा इनकम किसके अंदर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत सारा इनकम हो ऐसा होता है, बट एग्जाम में गिना चुना 8-9 इनकम में से कोई भी 5 इनकम तुम लोगों को देगा, क्योंकि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो गिना चुना 10 हेड होगा, 10 टाइप का बात, उसी 10 टाइप का बात में से तुमको कोई ना कोई एक बात दे देगा, मतलब कोई भी 5 पॉइंट तुमको देगा, ठीक है। अब वो 10 या फिर जितना पॉइंट देखते हैं कितना पॉइंट बनता है, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड का। अभी नियम यह है कि डिविडेंड तुमको कोई भी कंपनी दे, चाहे वो इंडियन कंपनी दे चाहे वो फॉरेन कंपनी दे, टैक्सेबल है, ठीक है। मतलब डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल तो है, इतना कंफर्म है। लेकिन एक फायदा दिया है, एक जो टैक्स एक चीज कंसिडर किया है कि अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनी, ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी अगर है, तो इस कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए अगर तुम कहीं से लोन लिया है और उस लोन के ऊपर तुमने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो इंटरेस्ट तुम माइनस कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता है, 20%, ठीक है। 20% से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है, उसके लिए मैंने लोन लिया था, लोन कितना का था, 1 लाख का, और मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 5%, यानी कितना रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं, 5,000। अभी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दिया, मेरे को डिविडेंड दिया, और डिविडेंड
रिसीव्ड मैं किया हूँ मान लो फॉर एग्जांपल 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये का डिविडेंड मिल गया मेरे को। तो डोमेस्टिक कंपनी है तो मेरे को इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने को मिलना चाहिए, तो माइनस करूँगा इंटरेस्ट कितना दिया है मैंने, तो 5,000 माइनस करने को मिलेगा। लेकिन ये चेक करना है क्या ये 20% ज़्यादा है, 20% किसका, जितना डिविडेंड तुमको मिला है। डिविडेंड मेरे को कितना मिला था, 20,000 का 20%, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट हम माइनस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कितना माइनस कर सकते हैं, सिर्फ याद रहेगा, यानी कितना के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, मान लो लोन जो है वो हम सिर्फ 50,000 का लिए थे। लोन कितना का लिए, 50,000 का 5% कितना आएगा, अब हमें इंटरेस्ट दे रहे 2,500, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो 20,000 का 20% कितना बनेगा 4,000। तो अब इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2,500, तो हमको माइनस करने को कितना मिलेगा, बात समझ में आया, यानी कि 17,500 के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा, ये एक बात हो गया। दूसरा, अगर तुम्हारा फॉरेन कंपनी है तो फिर कुछ भी माइनस करने को नहीं मिलेगा, फुल्ली क्या हो जाएगा वो। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का बात ना बोले, जबरदस्ती 20% करने मत चल जाना। इंटरेस्ट का बात नहीं बोला है तो माइनस करने को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा 20,000 क्या होगा टैक्सेबल, ठीक है। ये डिविडेंड के बाद याद रहेगा, ये डिविडेंड का बात हो गया। डिविडेंड के बाद आता है फैमिली पेंशन। बहुत जन ऐसा होता है, अगर कोई बंदा काम करने के दौरान उस मर गया, ठीक है, काम करने के दौरान क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, तो उसको पेंशन मिलेगा। और पेंशन तो ऐसे भी बहुत जन को मिलता है। अब मान लो किसी का हस्बैंड नहीं है तो वाइफ को मिलता है पेंशन, तो इसका मतलब उस टाइप का पेंशन को बोलते हैं फैमिली पेंशन। क्योंकि अगर उस बंदा को खुद पेंशन मिलता तब तो वो सैलरी के अंदर चल जाता ना। यहाँ पे किसको पेंशन मिल रहा है, बंदा को नहीं मिल रहा है, बंदा के फैमिली को मिल रहा है, क्योंकि बंदा का क्या हो चुका है, डेथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फैमिली पेंशन मिलेगा। मान लो किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है 45,000 रुपया, ठीक है, 45,000 मिल रहा है, 45 नहीं करूँगा, 60 कर देता हूँ, 60,000, ठीक है। नियम है इसमें से कुछ माइनस करने को मिलता है। क्या मिलता है, लिस्ट 1/3। किसका 1/3, जितना रुपया तुमको मिला है, तो कितना मिला मेरे को, तो कितना आ जाएगा, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम एग्जम्पशन है, ठीक है। इन दोनों में से जो तो छोटा कौन है, तो 15,000 माइनस करने को मिलेगा, मतलब बचेगा कितना, 45,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। याद रहेगा, जितना भी पैसा तुमको मिल रहा है उसका कितना 1/3 या फिर 15,000, दोनों में से जो छोटा होगा वो माइनस करने को मिलेगा, बाद बाकी क्या हो जाएगा टैक्स। याद रहेगा सबको। उसके बाद बात आता है ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का मतलब है कि तुम इसका मालिक हो, तुम रेस करवाता है, तुम मालिक है। अगर तुम मालिक है तो ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस से जितना भी इनकम होगा इसमें से माइनस क्या करने को मिलेगा, एक्सपेंस, चाहे जितना भी एक्सपेंस हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस तुमको माइनस करने को मिलेगा। बट क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, ओइंग होना चाहिए। माइनस करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है,
तुम ओन नहीं करता है, तुम सिर्फ जीता है। मतलब हॉर्स रेसेस में लगाया था बाजी और तुम जीत गया, उसको बोलते हैं ओइंग, नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विनिंग। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है। और अगर तुम जीत गया है तो यहां से कुछ भी माइनस नहीं करने को मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी खर्च किया हो टिकट खरीदने के लिए वगैरह वगैरह, तुमको कुछ भी माइनस नहीं करने देंगे, फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक है। ये हॉर्स रेसेस का बात हो गया। कितना बात कर लिए हम अभी तक? 3। अब बात करते हैं सबलेट का। सुनो, हम क्या किए, एक घर तुम्हारा है, तुम्हारे से तुम्हारा घर हम भाड़ा पे ले लिए, ठीक। हम तुमको वादा किए कि हम तुमको हर एक महीना 3000 रुपया भाड़ा देंगे, ठीक है। कि हर एक महीना कितना भाड़ा दे रहे हैं? 3000। अगर हम हर एक महीना तुमको 3000 पे कर रहे हैं, अब वही घर हम किसी और को दे दिए, ठीक है। वही घर हम क्या किए, किसी और को दे दिए 5000 रुपया महीना, तो इसका मतलब मेरे को रेंट मिला कितना होगा? 5000 एक महीना का, तो 12 महीना का कितना? अब क्वेश्चन में देखना, हम हमेशा हम बोले 5000 हर एक महीना, इसलिए हम इंटू 12 किए। क्वेश्चन बोल दिया रेंट रिसीव्ड 60,000, बस इतना ही बोला, पर मंथ भी नहीं बोला, पर एनम भी नहीं बोला, पर रेंट रिसीव 60,000, इंटू 12 मत करने लगना। पर मंथ नहीं बोला है, वो पर एनम ही है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो, ठीक है। अपने मन से मत करना। तो रेंट रिसीव कितना हो गया? 60,000 माइनस हम घर भाड़ा तो दिए होंगे, कितना का वादा किए थे? 3000 इंटू 12। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम और भी कुछ खर्च माइनस किया है, मतलब और भी कुछ खर्च किया है, हो सकता है म्युनिसिपल टैक्स दिया हो, वाटर चार्जेस दिया हो, है ना तेना कुछ भी, अगर और भी कुछ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अगर है तो वो भी क्या होगा? माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल। याद रहेगा? ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग अभी कल ही तो शायद पीजीबीपी का सम्स किए थे, याद है? एग्जामिनर फीस आएगा ही, कुछ माइनस करने को नहीं मिलेगा। एग्जामिनर फीस, बैंक इंटरेस्ट आएगा ही और बोलो इंटरेस्ट रिसीव। अब देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस अगर है, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस क्या है? एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अगर है तो ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है ये। लेकिन ये बात अलग है कि इसका डिडक्शन मिल जाता है एटीटीटी के अंदर, लेकिन यहां पे तुम डिडक्शन नहीं निकाल रहा, तुम क्या कर रहा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल है, बट डिडक्शन मिलता है इसका दूसरा सेक्शन में, वो डिडक्शन का चैप्टर में। बट यहाँ पे जो तुमको निकालना ही है तो टैक्सेबल होगा, तो तुमको लिखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक भी आता है, ठीक है। अब एलआईसी प्रीमियम रहता है, हम लोग उसको उसमें लिखते हैं, लेकिन उसका भी तो डिडक्शन मिलता है ना। कहाँ लिखते हैं? पीजीबीपी में हम लोग, मतलब उसका खुद का एलआईसी प्रीमियम है, तो उसका कहाँ डिडक्शन मिलता है? एलआईसी प्रीमियम का बोले थे ना भैया, ऐड कर देते हैं हम लोग। हाँ, उसमें नहीं, पीजीबीपी का बात कर रहे हैं हम, पीजीबीपी में ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते थे? अगर मेरा पीजीबीपी का क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर बोलता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि वो माइनस किया हुआ रहता है, माइनस नहीं करने देंगे, मतलब डिडक्शन नहीं देंगे। प्रीमियम वाला क्या है? डिडक्शन नहीं देंगे, उस टाइम पे पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, और वो माइनस किया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन आगे जाके डिडक्शन चैप्टर में उसको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अब सुनो लॉटरी, लॉटरी का अगर हम बात करें, यहां लिखे, एक ही साथ लिखे ना, लॉटरी। लॉटरी का अगर बात होता है ना तो दो बात आता है, या तो तुमको टीडीएस काटा हुआ मिलेगा, या तो तुमको टीडीएस नहीं काटा हुआ मिलेगा। मतलब या तो तुम्हारा क्वेश्चन में ग्रॉस बोला हुआ रहेगा,
या तो क्वेश्चन में ग्रॉस नहीं बोला हुआ रहेगा या फिर नेट बोला हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, इतना साफ है। अब लॉटरी में हमको ग्रॉस चाहिए होता है, ठीक है, तो पहला बात क्या आ गया, अगर तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल दिया है ग्रॉस, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, हमको इधर कर सकते हो, तो हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस चाहिए है और हमको ग्रॉस मिल रहा है तो हमको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन में क्या बोल दिया, नेट मतलब होता है टीडीएस काटा हुआ है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन तो क्या अज्यूम कर लेगा 30%। नॉर्मली तुम्हारा क्वेश्चन रेट बोलेगा, अगर नहीं बोला और क्वेश्चन में बोल दिया नेट तो क्या मान लेना 30%, ठीक है। इस केस में अगर है तो मेरे को तो ग्रॉस चाहिए, तो जो भी तुम्हारा अमाउंट दिया हुआ है, मतलब जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल सपोज 70,000 है, कितना काट चुका है, टोटल कितना होता है 100%, 100 में से कितना काट लिया, बचा कितना, तो डिवाइड बाय कितना होगा, इंटू 100। 70% भी कर सकता है, इंटू 100 भी कर सकता है, परसेंट लगाएगा तो इंटू 100 मत करना, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन 30 नहीं बोला, क्वेश्चन बोल दिया 25, तो डिवाइड बाय कितना करेगा 75, हाँ 25 अगर है तो कितना आएगा 75, समझ में आ रहा है बात। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट तुमको मालूम होना चाहिए। ये किसका बात कर लिया हम, लॉटरी का, ठीक है। और क्या बाकी है, 35 हमारे क्वेश्चन में वो लोग ज्यादा परसेंट बोल दिया तो फिर हम लोग 35 ही लास्ट मानेंगे। क्वेश्चन ज्यादा बोल दिया तो अगर क्वेश्चन बोल दिया तब तो क्वेश्चन के साथ लड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन जितना बोल दिया उतना ही लेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो 35 लेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा 30 मैक्सिमम तो 35। नहीं 35 है, लेकिन जो 30 ही है, ऐसा अब आज तक कोई भी ऐसा इनकम नहीं हुआ जिसके ऊपर 35 काटा गया है। एवरेज लेके सुनो, अब एग्रीकल्चर इनकम, नियम है कि एग्रीकल्चर इनकम दो जगह से कमाया जा सकता है, या तो तुम इंडिया में रह के इंडिया का जमीन पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर इंडिया को छोड़ के बाहर कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर इंडिया से तुम एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर रहा है तो क्या होता है वो एग्जाम, अगर तुम अदर कंट्री में रह के एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, याद रहेगा। हाँ, और एक बात याद आया, टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल, ठीक है। ये एग्रीकल्चर के बात आता है। अब याद करो, पीएफ, सैलरी में पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो था उसमें हम तुमको सिखाए हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है और एक क्या होता है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर, मान लो हम हर एक महीना सैलरी में से कुछ कुछ पैसा कटवा के पीएफ में जमा कर रहे थे, मान लो 5,000 हम कटवा रहे हैं हर एक महीना, 5,000 रुपया कटवाएं, तो एक साल में हम मेरा कितना जमना चाहिए 60,000, हम कितना जमाए 60,000, मेरा मालिक भी मेरे लिए कितना जमाया 60,000, क्योंकि हम 5 रख रहे हैं तो वो भी 5 रख रहा है, तो एक साल में कितना जम रहा है 1,20,000। ऐसे हम 10 साल काम किए तो इसका मतलब 12 लाख जम गया, तो 12 लाख मेरे को मिलेगा, लेकिन सिर्फ 12 लाख थोड़ी ना मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। मान लो मेरे को इंटरेस्ट का कितना मिल रहा है 2 लाख। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 12 लाख में 2 पार्ट है, 6 लाख किसका है, मेरा मेहनत का कमाई, 6 लाख कौन दिया है, मुफ्त में, ठीक है। अब यानी इंटरेस्ट भी का भी 2 पार्ट होगा, 6 लाख पे कितना होगा 1 लाख, और ये वाला भी के ऊपर 1 लाख। ये तो मेरा मेहनत का कमाई है, मेरा मेहनत का कमाई, डिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मालिक वाला, ये तो मालिक का मिल रहा है ना, तो मालिक का जो कंट्रीब्यूशन है ये जब मिलता है तब क्या हो जाता है, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो वो नियम सीखे थे, याद है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जनरली रिकॉग्नाइज्ड है तो वो छोड़ दिया जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड है तो वो
टैक्सेबल भी होता है। तो ये कंडीशंस है, इसका कंडीशन है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से मतलब नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आता है और तुम्हारे एग्जाम में इसको लेके कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है। ये वाला जो इंटरेस्ट है ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मतलब मेरा वाला कमाई का इंटरेस्ट, ये जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेरा वाला कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, मेरा वाला कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम। हम क्या बोले? मेरा वाला मतलब किसका? एम्प्लॉई वाला, ठीक है। और जो एम्प्लॉय ये दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर ना, किसके अंदर चल जाएगा? सैलरी का। एम्प्लॉयर जो देगा वो सैलरी के अंदर। और ये जो नियम हम तुमको बताए है ना, हम इसका कंडीशन को काट के हम सैलरी भी लिखेंगे ही, क्योंकि हम तुमको किसका बता रहे हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बता रहे हैं। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में पीएफ के बारे में कुछ बोलता है तो वो पक्का अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही होगा, क्योंकि बाद बाकी के केसेस में तो सारा का सारा क्या हो जाता है? नॉट टैक्सेबल, ये नॉट टैक्सेबल, ये नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का बात रिकॉग्नाइज्ड होता है ना, तो आता ही नहीं, समझा? तो वो सारा का सारा सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, वो होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में देता है पीएफ का बात, तो कौन सा प्रोविडेंट फंड का बात करेगा? वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ही बात करेगा। बात समझा है? ये पूरा का पूरा बात हम किसका कर लिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, ठीक है। और भी छोटा मोटा बात हो ही सकता है जो छूट गया, बट वो सम्स तुम बना लेगा तो फिर तुमको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का बात है, लिखना है।